बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने पहली जो क्लास थी वो डाल चुकी हूँ। उसमें कम से कम हमारे 20 से 35 क्वेश्चन थे और आज से हम फिर से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है जो धीर सिंह धाबाई द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो आप इस पुस्तक को बहुत आराम से कहीं पर भी सुन सकते हैं और कहीं पर भी मोबाइल को रख करके आप इन पुस्तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह देर नहीं करेंगे। और देखिए, यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इस विशेष बात पे ध्यान रखें कि नहीं शब्द पे आपको फोकस करना है। तो इसमें प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, विकासात्मक विशेषताएं, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, ये सब चीज़ बताई गई है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए, प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन आता ही है, लेखन व वार्तालाप होता ही है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणाएं भी होती हैं, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता से संबंधित होती हैं, ना कि अधिगम प्रक्रिया से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? विकासात्मक विशेषताएं। विकासात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो व्यवहारात्मक विज्ञान है, ये आपको पता है, व्यवहारात्मक विज्ञान है, विधेयात्मक या धनात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है या नहीं है ये आपको देखना है अभी, और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान भी है, अप्लाइड मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान व आदर्श मूल्य विज्ञान नहीं होता है। तो ये इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा नियामक विज्ञान। कौन सा आंसर आएगा? नियामक विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को आप सबको पता है कि पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर जो सीधा सीधा आता है वो आंसर आता है प्रयुक्त मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइंस इसलिए है क्योंकि ये भावी जीवन में उपयोगी है। क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें जो भी हम पॉइंट्स जो भी हम पढ़ते हैं वो सब हमारे जीवन में काम आने वाली बातें है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? क्रमबद्ध अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि व विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो किसने किया? स्टीफन ने। इसका आंसर है अपना स्टीफन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त माना जाएगा? तो बच्चों देखिए, पहला हम पढ़ लेते हैं कि यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ, देखिए अवैज्ञानिक तो प्रकृति हो ही नहीं सकती। यह अनुप्रयोग एवं नियामक की विज्ञान है, ये भी नहीं है। यह भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है, नो। शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक तथा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है, ना कि मानक या विज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर अपना आ गया, यह अनुप्रयोगात्मक यानी अप्लाइड प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान भी है। इसका यह आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखा है कि सही नहीं है पूछा जाता है अधिकतर, और हम है पे ध्यान दे लेते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें पहला है अपने ऑप्शन में, ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, ये शिक्षक अधिगम करता है एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, ये विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, सीधे सी पता चल रहा है, नहीं है। यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। तो कौन सा नहीं आएगा? यह शिक्षण प्रक्रिया से, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान विविध अधिगमकर्ता या व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये किसने ये परिभाषा दी? तो सीधी सी बात है, ये परिभाषा आपको याद करनी होगी। तो क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का, तो व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब वो वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो उसने क्या क्या अनुभव लिए, उन सब का वर्णन कौन करता है? तो ये जो परिभाषा दी थी, ये परिभाषा क्रो ने दी थी। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? तो केंद्रीय क्षेत्र मनोविज्ञान का पूछा है बच्चों। तो मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियम, सिद्धांत, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्ट निर्माण, सोचने विचारने की प्रक्रिया, समस्या समाधान व अधिगम स्थानांतरण शामिल होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है केवल शिक्षा की समस्या से, केवल शिक्षा प्रक्रिया से, शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पादन से। तो किससे? केवल आकलन से संबंधित है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया व उत्पादन से। इसका आंसर आएगा शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पादन से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? फिर से वही पूछा है कि नहीं है। तो सीखने का स्टेटस, सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला। तो कौन सा आ गया? सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला। तो इसका आंसर होगा नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसका आंसर हो गया सीखने का स्टेटस, सीखने का स्टेटस। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया व अधिगम स्थिति आते हैं, ना कि सीखने का स्टेटस। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी ट्रो ने। ये परिभाषा किसने दी? ट्रो ने। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प कौन सा है? यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा प्रश्न, कौन सा आंसर जो है वो गलत है। तो यह असंगठित है, नहीं, यह असंगठित नहीं है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः यह असंगठित नहीं हो सकता। यह व्यवस्थित विज्ञान है, ना कि असंगठित विज्ञान। विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या से संबंधित है क्या? तो ये सब चीज़ें कहाँ उपलब्ध, कहाँ होती है हमारी? विकास होता है, धारणाएं बनती हैं, कल्पना आती है, तर्क वितर्क करते हैं, समस्या से संबंधित होता है। तो कहाँ से? ये सब संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं बच्चों। ये सब क्या है? संज्ञानात्मक। मानसिक क्रिया संज्ञानात्मक विकास का भाग होती है। मानसिक क्रिया संज्ञानात्मक विकास का भाग होती है। नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है? तो समाज शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, देखिए अधिगम करने वाला होता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है और अधिगम की स्थिति होती है। ये समाज नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो गया? बी, सी और डी। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्वों में अधिगमकर्ता, सीखने, सीखने वाले, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, अधिगम स्थिति, अधिगम अनुभव और शिक्षण स्थिति शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो कौन कौन से कारणों में? शिक्षण और प्रेरणा, व्यक्तित्व या और सीखना, शिक्षण और अधिगम, प्रेरणा और व्यक्तित्व। तो इस स्किनर द्वारा दिया गया ये कथन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो इसका आंसर हो गया अपना तीसरे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? वही बात है कि अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता? सीखने की प्रकृति आती है, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास भी आते हैं, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत विभेद भी आते हैं,
तो मानसिक रोग इसमें नहीं आते। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है, तो कौन सी? शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा से संबंधित सभी व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की, जबकि बाकी अन्य विलियम जेम्स तथा जॉन डेवी ने प्रक्रियावाद की और विलियम वुड ने संरचनावाद की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत, फिर से वही बात है कि नहीं आता? वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नताएं, पारिदीय ज्ञान, टेलीपैथी, अधिगम प्रक्रिया। तो आप सब जानते हैं कि जो टेलीपैथी है वो नहीं आएगी, टेलीपैथी नहीं आएगी। परा मनोविज्ञान, परा साइकोलॉजी के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसी अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान से स्वतंत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह E.L. थॉर्नडाइक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक स्वरूप थॉर्नडाइक के प्रयास से संभव हुआ, यद्यपि 1880 में फ्रांसीसी गॉल्टन ने सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? तो आप सब जानते हैं लिंग, आत्मा, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा, ये सब इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। अधिगमकर्ता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल केंद्र बालक होता है। बालक से संबंधित समस्त कार्य को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। तो मूल केंद्र कौन होगा? बालक होगा। और जो बालक से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो आंसर में है आनुपातिक मापनी का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। बाकी सब और है क्रम सूचक नामिक मापनी और समान अंतराल मापनी। निम्न स्तर मापनी नामिक मापनी होती है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में न्यूनतम प्रयोग आनुपातिक मापनी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हमारा हो गया शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमार्गीय बताते हुए इसका उल्लेख किया है। किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रतिपादित की? तो किसने की पंचपदीय प्रणाली? देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन होगा तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ये किताब बहुत आसानी से आपको हो जाएगी बच्चों। तो पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? हर्बट ने, J.F. हर्बट ने स्मृति शिक्षण के आधार पर पंचपदीय प्रणाली दी। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ बोला है तो अंतर्दर्शन विधि जो है ये व्यक्तिनिष्ठ मानी जाएगी। अंतर्दर्शन विधि सेल्फ इंट्रोडक्टिव विधि आत्मनिरीक्षण आत्मनिष्ठ है, जिसका उल्लेख संरचनावादियों ने किया था। किसने किया था इसका उल्लेख? संरचनावादियों ने। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य का
संदर्भ यहाँ मानसिक स्वास्थ्य से लिया जाता है, यद्यपि यहाँ समायोजन भी आता है, क्योंकि कठोर जो दृष्टिकोण होगा तो असमायोजन भी पैदा करता है। स्वास्थ्य का संदर्भ यहाँ मानसिक स्वास्थ्य से लिया गया है, यद्यपि समायोजन को प्रभावित करता है, लेकिन उत्तर यहाँ एक ही माना गया था। शिक्षण अधिगम को मनोविज्ञान आधार पर किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? मनोवैज्ञानिक आधार अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ, तो क्या अर्थ होगा बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ? बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नहीं, तो ये देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बालक प्रधान व शिक्षक गौण होता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें जो बालक होता है वो मेन होता है, इसमें वही प्रधान होता है, और जो शिक्षण होता है उसका इस स्तर गौण होता है। यह करके सीखने पर बल देती है, वह अनुभव से जोड़ते हुए सक्रियता प्रदान करती है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसमें बच्चों की अभिव्यक्ति, उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये मैंने आज आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं बच्चों, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से देखें, बार बार रिवीजन करें, आपको ये बुक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे तो यहाँ आएंगे और जो नहीं पढ़ेंगे वो बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि देखो पढ़ने में तो थोड़ा पेनफुल तो होता ही है, लेकिन फिर भी अगर ये पेन अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो आपको अंत में बहुत सफलता मिलने वाली है। जीत जाएंगे हम, धीर सिंह धाबाई सर का जो है, हम जीत जाएंगे, तो जीत जरूर जाएंगे, आप सब लोग जीत जाएंगे। लेकिन प्रश्नों को करते रहिए बार बार, ये जितने भी देखिए सब पे डली हुई है, सब पे एक फर्स्ट ग्रेड में इकोनॉमिक्स में आया हुआ है, इन सब क्वेश्चंस पे डला हुआ है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर पेपर में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सबके अंदर बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा। फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी में ये प्रश्न आया हुआ है, देखिए फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी में फिर ये है, फिर फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंतर्गत आया हुआ है। सब क्वेश्चंस है ना किसी एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं, तो हमको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेना है, और एक जगह हमें कलेक्टिव चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इन प्रश्नों को अच्छे से बार बार क्यों ना कर लेते हैं। तो बच्चों यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और नमस्कार।